आज हम भारत के जस्टिस सिस्टम की एक बड़ी ही दिलचस्प कानूनी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जिसका जवाब एक हाई कोर्ट को ढूंढना था। अब जरा सोचिए, एक सिचुएशन, एक इंसान है जिस पर दो कानूनों के तहत केस चल रहा है। एक तो है कोई स्पेशल लॉ, मान लीजिए SC/ST एक्ट, और दूसरा है हमारा रेगुलर इंडियन पीनल कोड यानी IPC। अब कोर्ट क्या करती है, उसे स्पेशल लॉ वाले इल्जाम से तो बरी कर देती है, लेकिन IPC के तहत दोषी मान लेती है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि भाई वो अपनी सजा के खिलाफ अपील कहाँ करे, नॉर्मल रूल्स के हिसाब से या फिर उस स्पेशल कानून के जो खास नियम हैं उनके हिसाब से। और हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक असली कानूनी दुविधा थी। देखिए, एक तरफ तो सजा मिली है एक नॉर्मल IPC क्राइम के लिए, तो लॉजिक तो यही कहता है कि अपील भी नॉर्मल तरीके से ही होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये फैसला आया कहाँ से? एक स्पेशल कोर्ट से। और ये बात इशारा करती है कि शायद प्रोसीजर भी स्पेशल ही होना चाहिए। और बस यहीं से अपील के लिए दो एकदम अलग अलग रास्ते खुल गए। अब ये सारा कंफ्यूजन पैदा कहाँ से हुआ? असल में इसकी जड़ थी दो अलग अलग जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के बीच का टकराव। मतलब एक ही हाईकोर्ट की अलग अलग बेंचेस ने इसी सवाल पर अपनी अपनी अलग राय दे रखी थी, और इसी वजह से एक लीगल अनसर्टेनिटी, मतलब एक कानूनी उलझन सी बन गई थी। देखिए, हुआ ये कि एक डिवीजन बेंच ने तेजा केस में कहा था कि भाई अगर स्पेशल SC/ST एक्ट के चार्जेस हट गए तो अपील नॉर्मल CRPC के रास्ते से जाएगी, सिंपल। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद एक सिंगल जज ने इस बात से असहमति जताई। उनका कहना था कि नहीं, क्योंकि ओरिजिनल केस एक स्पेशल कोर्ट में चला था तो अपील को भी उस स्पेशल लॉ यानी SC/ST एक्ट की धारा 14A को ही फॉलो करना चाहिए। तो अब इस मतभेद का नतीजा क्या हुआ? यही कि कोई क्लियर एक जैसा रूल था ही नहीं, और इसी वजह से उस सिंगल जज ने ये मामला एक बड़ी बेंच को भेज दिया ताकि एक फाइनल फैसला आ सके। तो चलिए सबसे पहले उस आर्ग्यूमेंट को समझते हैं जो कहता है कि अपील को नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर के रास्ते ही जाना चाहिए। और ये दलील आप देखेंगे फेयरनेस और प्रैक्टिकलिटी पर बहुत ज्यादा बेस्ड है। इस नजरिए के पीछे का जो मेन आइडिया है वो बड़ा सिंपल है। प्रोसीजर जो है वो सजा के हिसाब से होना चाहिए, है ना? मतलब अगर किसी को स्पेशल क्राइम से बरी कर दिया गया है तो उसे उस स्पेशल लॉ के सख्त प्रोसीजर से क्यों गुजरना पड़े? मिसाल के तौर पर SC/ST एक्ट में विक्टिम को नोटिस भेजना कंपलसरी है। अब इससे जमानत मिलने जैसे प्रोसेस में देर हो सकती है। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि जब स्पेशल क्राइम ही पिक्चर से बाहर हो गया तो ये एक्स्ट्रा रुकावटें क्यों? इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बात घूम फिर कर इस एक सीधे लेकिन बहुत मजबूत सवाल पर आ जाती है। ये एक प्रैक्टिकल और प्रोपोर्शनल होने का सवाल है। आखिर कानून का मकसद तो इंसाफ देना है, किसी को प्रोसीजर में फंसाना नहीं। सही कहा ना? ठीक है, तो ये तो हुई एक साइड की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और ये देखते हैं कि ये कैसे एक बहुत ही पावरफुल काउंटर आर्ग्यूमेंट तैयार करता है। और ये वाला तर्क ये कानून के शब्दों और लेजिस्लेचर यानी विधायिका की मंशा पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। अब ये जो स्पेशल रास्ते वाला केस है ना, वो कानून के खुद के पावरफुल और एकदम क्लियर शब्दों पर खड़ा है। SC/ST एक्ट का सेक्शन 14A शुरू ही इन शब्दों से होता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद। सोचिए, ये अपने आप में कितना मजबूत स्टेटमेंट है। कानून की भाषा में इस हथियार को, जो एक स्पेशल लॉ को इतनी ताकत देता है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज कहते हैं। जब भी कोई कानून इन शब्दों से शुरू होता है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये वाला प्रोविजन किसी भी दूसरे नॉर्मल लॉ पर भारी पड़ेगा। ये लेजिस्लेचर का कहने का तरीका है कि देखो, हमें पता है बाकी कानून क्या कहते हैं, पर इस मामले में हमारी बात यानी ये वाला प्रोविजन ही सबसे ऊपर माना जाएगा। तो इस साइड का आर्ग्यूमेंट कानून के एकदम साफ लिखे शब्दों पर टिका है। कानून कहता है कोई भी जजमेंट जो एक स्पेशल कोर्ट से आया हो उसकी अपील सेक्शन 14A के तहत ही होगी। बस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सजा IPC में मिली है या SC/ST एक्ट में। फोकस सिर्फ इस बात पर है कि फैसला आया कहां से है। और एक और बात, अगर एक ही जजमेंट के लिए दो अलग अलग अपील के रास्ते खोल दिए तो ये तो एक तरह की कानूनी अराजकता हो जाएगी और सिस्टम में कंफ्यूजन ही बढ़ेगा। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां कोर्ट को इन दो मजबूत लेकिन एक दूसरे से एकदम उलट तर्कों में से किसी एक को चुनना था। एक तरफ थी प्रोसीजरल फेयरनेस और दूसरी तरफ कानून के साफ और सीधे शब्द। कोर्ट के सामने इस बड़े टकराव को सुलझाने की चुनौती थी, और बड़ी बेंच ने एक बिल्कुल साफ और फाइनल जवाब दिया। फैसला ये हुआ
कि भले ही किसी को SC/ST एक्ट के चार्जेस से बरी कर दिया गया हो, अपील तो स्पेशल एक्ट यानी सेक्शन 14A के तहत ही फाइल करनी होगी। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि फैसला क्या था, ये समझना भी जरूरी है कि आखिर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची क्यों। तो चलिए अब उनके तर्क को समझते हैं। कोर्ट की जो रीजनिंग थी ना, वो लॉ को इंटरप्रेट करने के कुछ बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी। पहला, प्लेन मीनिंग रूल, मतलब अगर कानून के शब्द साफ हैं तो उनका वही मतलब निकालिए जो लिखा है, कोई और मतलब नहीं। दूसरा, वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज का ओवरराइडिंग इफेक्ट जिसकी हमने बात की थी। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, कोर्ट ने कहा कि डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि जजमेंट आया कहाँ से है, यानी स्पेशल कोर्ट से, न कि ये कि फाइनल सजा किस क्राइम के लिए मिली है। और ये लॉजिकली भी सही है, क्योंकि इससे वो अजीब सिचुएशन भी नहीं बनती कि एक ही जजमेंट के लिए दो जगह अपील हो रही हो। और इस फैसले ने तेजा केस वाले पुराने फैसले को साफ तौर पर पलट दिया, उसे ओवररूल कर दिया। इससे हुआ ये कि अब आने वाले ऐसे सभी मामलों के लिए एक नया और क्लियर प्रेसिडेंट सेट हो गया। जो भी अनिश्चितता थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। अब हो सकता है ये सब सुनकर लगे कि ये तो बस एक छोटा सा प्रोसीजरल मामला है, लेकिन यकीन मानिए इसका महत्व इससे कई ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि अपील कहाँ फाइल होगी, बल्कि ये स्पेशल लॉज के मकसद और उनकी ताकत के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। तो बात ये है कि ये फैसला भारत में जो स्पेशल प्रोटेक्टिव कानून है उनके पूरे स्ट्रक्चर और मकसद को मजबूती देता है। ये पक्का करता है कि जब लेजिस्लेचर किसी वल्नरेबल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई खास प्रोसीजर बनाता है तो उस प्रोसीजर की इज्जत की जाए। इससे जस्टिस सिस्टम में एक यूनिफॉर्मिटी आती है, एक प्रिडिक्टेबिलिटी आती है, और ये तय हो जाता है कि एक ही केस से जुड़ी सारी अपीलें एक ही छत के नीचे एक ही रूल बुक के हिसाब से सुनी जाएंगी। तो ये फैसला इस खास मामले का जवाब तो दे देता है, लेकिन ये हमें इंसाफ के नेचर के बारे में एक बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। और वो सवाल ये है कि कोई भी जस्टिस सिस्टम कानून के यूनिवर्सल प्रोसीजर्स और अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए जरूरी खास प्रोटेक्शन के बीच सबसे अच्छा बैलेंस कैसे बना सकता है। ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है, और ये फैसला यकीनन उस बैलेंस को बनाने की दिशा में एक बहुत ही जरूरी कदम है।